हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों 10 का दम में आज हम आपके साथ एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है 1838 में मैथियास लिडेन, जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट हैं और नाम से पता चल रहा है बोटेनिस्ट वो होने की वजह से प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट एक दी स्टडी के बाद कि ऑल द प्लांट्स आर कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टिश्यूज। और इन्हीं के पैरेलल में 1839 में एक साइंटिस्ट थे थियोडोर सॉन, जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और जूलॉजिस्ट नाम से पता चल रहा है कि एनिमल पर स्टडी कर रहे थे। हालांकि बाद में इन्होंने प्लांट पर भी स्टडी की और जब इन्होंने एनिमल पर स्टडी की तो इन्होंने रिपोर्ट दी कि जितनी भी एनिमल सेल हैं वो सब की सब एक थिन आउटर लेयर से घिरी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं आज की डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और आज हम ये भी जानते हैं कि दुनिया की जितनी लिविंग सेल हैं उनमें यूनिवर्सल लेयर के तौर पे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो थियोडोर सॉन साहब ने ही ये पहले बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल के अंदर डिस्कवर किया और बाद में वो एक यूनिवर्सल लेयर की तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नजर आई। बाद में इन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी स्टडी करके इन्होंने एक रिपोर्ट दी कि प्लांट्स के अंदर एक हार्ड रिजिड कवरिंग बाहर की तरफ पाई जाती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल का प्रेजेंट होना प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन दोनों ने, मैथियास लिडेन और थियोडोर सॉन साहब ने, दोनों ने सेल थ्योरी का क्या कर दिया, फॉर्मुलेशन। क्या कर दिया बेटा, फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, मैथियास लिडेन एंड थियोडोर सॉन। नेक्स्ट पॉइंट आज के लिए 1855 में जस्ट इन्हीं के बाद रुडोल्फ विर्को साहब आए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। चूंकि जो थियोडोर सॉन और मैथियास लिडेन की फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी थी वो इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि आखिरकार नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसी बात का जवाब देने के लिए 1855 में रुडोल्फ विर्को साहब हाजिर हुए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, जिस स्टेटमेंट का मतलब है ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इस जवाब के देते ही जो सेल थ्योरी का क्रेडिट है, जो फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी है, वो सारा का सारा क्रेडिट रुडोल्फ विर्को साहब को चला गया। और यहां पर गेव द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने दिया, यहां पर सेल थ्योरी फाइनली। तो आप बताएं फाइनल शेप किसने दिया, रुडोल्फ विर्को साहब ने। और इन्होंने ये बताया कि नई सेल्स का जो यहां पर प्रोडक्शन है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो है बेटा, 1972 में एक जाने माने साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन साहब, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड आज की डेट में एक मॉडल दिया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर फ्लूइड की तरह प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड या लिपिड की बाइलेयर, और उसके अंदर मोज़ेक पैटर्न में प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। और ये कहता है कि जो फॉस्फोलिपिड है वो प्रोटीन के मूवमेंट को इनेबल करता है और उसके लेटरल मूवमेंट को भी इनेबल करता है। नेक्स्ट आइए, 1898 में एक साइंटिस्ट हैं कैमिलो गोल्गी, जिन्होंने डिस्कवर किया गोल्गी बॉडी को, नाम से ही आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट 1953 की बात है, जॉर्ज पैलेडे ने डिस्कवर किया राइबोसोम को। इसे भी आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है बच्चों। अगले 3-4 साइंटिस्ट जो हैं, नेक्स्ट जो 4 साइंटिस्ट हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये सब फोटोसिंथेसिस के हैं। मैं एनसीईआरटी में ऑर्डर वाइज भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको साइंटिस्ट इधर पैरेलली चलते रहें। तो यहां पर 1770 की बात है, साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ प्रिस्ले, जिनका जो कार्यकाल रहा, जीवन रहा, वो 1733 से लेके 1804 तक रहा। और इन्होंने एयर की इसेंशियलिटी को फोटोसिंथेसिस में बताया, एक्सपेरिमेंट मिंट या पुदीना के प्लांट पे किया, और 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन को भी डिस्कवर किया। तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और आपको मालूम है बेल जार एक्सपेरिमेंट, जिसमें कैंडल और माइस को रख के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी इन्हीं के नाम दर्ज है। नेक्स्ट
जो साइंटिस्ट हैं वो है जैन इंजनहाउस। ये भी फोटोसिंथेसिस के चैप्टर से हैं। जैन इंजनहाउस जिनका कार्यकाल 1730 से लेकर 1799 तक रहा और इन्होंने इसेंशियलिटी ऑफ सनलाइट को बताया फोटोसिंथेसिस में और इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर दर्ज किया। इन्होंने एक्वेटिक प्लांट में जब एक्वेटिक प्लांट को जब पानी में रख के धूप में रखा तो पानी के अंदर जो बबल्स थे वो नजर आ रहे थे, जबकि उसे ले जाके एक डार्क में या छाए में रख दिया जहां पर धूप नहीं थी, सनलाइट नहीं थी, तो वहां पर इन्होंने देखा वो बबल्स नहीं आ रहे हैं और वो बबल्स एग्जैक्टली थे किसके, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन तभी रिलीज होगी जब फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस सनलाइट में ही होगी। तो इस वजह से सनलाइट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसको साबित किया किसने बेटा, जैन इंजनहाउस ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट है 1854 की बात है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जूलियस वॉन सैक्स और जूलियस वॉन सैक्स का जो इंपॉर्टेंस रोल है वो ये है कि इन्होंने पहली बार बताया कि जो लीफ है, ग्रीन लीव्स हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं ग्रीन सबस्टांसेस जिनका नाम होता है क्लोरोफिल और वो ग्रीन सबस्टांसेस सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं एक ग्रीन स्ट्रक्चर में जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का होना, इसे बताया जूलियस वॉन सैक्स ने। और साथ में इन्होंने इस बात का प्रमाण भी दिया कि ग्रीन लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है उस पर जब सनलाइट गिरती है तो फोटोसिंथेसिस करने के दौरान जो फॉर्मेशन होता है वो ग्लूकोज का होता है जो कि एक हेक्सोस सुगर है। और साथ में जब ग्लूकोज जितना यूटिलाइज होना रहता है होने के बाद जब अगर स्टोर होता है पूरे प्लांट के अंदर कहीं भी तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बेटा यहां पर टी.डब्ल्यू. एंगलमान, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, बहुत बार सवाल आया हुआ है, इनका काम देखिएगा। टी.डब्ल्यू. एंगलमान का जो कार्यकाल रहा वो 1843 से लेकर 1909 तक रहा। इन्होंने क्लैडोफोरा एल्गी के ऊपर, जो कि एक ग्रीन एल्गी है बेटा, जिसमें आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनियम में आइसोगेमेट्स भी पाए जाते हैं, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और साथ में सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया को भी रखा ताकि एल्गी जो ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज करे उस ऑक्सीजन से एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो और आसानी से ये देख सकें कि किस लाइट में कैसी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इन्होंने लाइट के डिस्पर्जन के लिए प्रिज्म का भी इस्तेमाल किया है। तो आप बताओ इन्होंने इन सब एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया? पहली बार इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कवर किया। तो इनके नाम जो डिस्कवरी दर्ज है, डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? जिसका सीक्वेंस है रेड टू ब्लू। एक्शन क्या होता है? सनलाइट के पड़ने पर फोटोसिंथेसिस, और वो कैसे हम नापते हैं? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन से। और सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो रेड में होती है, देन दूसरे नंबर पे ब्लू में होती है। सो रेड टू ब्लू, दैट इज द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब्ड बाय द टी.डब्ल्यू. एंगलमान। और खास बात कि इनका जो ये एक्शन स्पेक्ट्रम है ये हूबहू तो नहीं, एग्जैक्ट 1 to 1 तो नहीं, लेकिन रफली यहां पर रिजेंबल करता था, रफली एक मोटे मोटे तौर पे रिजेंबल करता था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड बी। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ब्लू टू रेड होता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है प्लांट सबसे ज्यादा किसको? ब्लू को, लेकिन फोटोसिंथेसिस करता है सबसे ज्यादा रेड में। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, प्लांट जिससे लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करे, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसी लाइट में फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा करे। नेक्स्ट साइंटिस्ट बेटा अगले आ रहे हैं और आज के लास्ट हैं कॉर्नेलियस वॉन नील, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे। और इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो 1897 से लेकर 1985 तक रहा है और इनका एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने कहा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है और ऑक्सीजन आती है वो हमेशा 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 वाटर से आती है, कभी भी CO2 से नहीं आती है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो जितने ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक, उन सब के अंदर जो डोनर है, जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड के दौरान जो डोनर है हाइड्रोजन का, वो हमेशा और हमेशा वाटर होता है। जबकि अगर CO2 होता तो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में भी ऑक्सीजन का रिलीज होता, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि वहां डोनर सल्फर होता है। तो
एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन और एक कंक्लूजन के तौर पे इन्होंने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो हमेशा आती है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से वो कभी नहीं आती है, वो हमेशा पानी से आती है, वो हमेशा वाटर से आती है। तो ये रहा बेटा 10 कदम।